एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 9 विलेयों, विलायकों और विलयनों का अद्भुत संसार का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहले खोजबीन और विचार करें। आपको क्या लगता है कि उपयुक्त चित्र में क्या हो रहा है? क्या होता है जब आप चाय में चीनी अधिक डाल देते हैं और वह घुलना बंद कर देती है? आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं? चीनी और नमक जल में क्यों घुल जाते हैं जबकि तेल में नहीं घुलते? जल को एक अच्छा विलायक क्यों माना जाता है? जल की बोतलें गोलाकार होने की अपेक्षा प्राय लंबी और बेलनाकार आकृति की क्यों होती हैं? अपने प्रश्नों को साझा कीजिए। तो बच्चों, इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपके मस्तिष्क में यानी आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार के अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रारंभ करते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS का सेवन अवश्य किया होगा। ORS का उपयोग निर्जलीकरण के उपचार हेतु किया जाता है और ये शरीर को जल योजित रखता है। आपने कक्षा 6 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में ORS को घर में बनाना सीखा था। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि घर पर बनाए गए ORS को पीने पर उसके प्रत्येक घूंट का स्वाद एक जैसा होता है। चाहे आप उसका कितना भी सेवन करें, इसका स्वाद एक घूंट में नमकीन और दूसरे घूंट में मीठा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जल में चीनी और नमक मिलाते हैं तब वे एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें घटक पूर्णतया समान रूप से वितरित होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मिश्रण समरूप है या नहीं? चित्र 9.1। तो बच्चों, ये चित्र 9.1 है। इसमें चीनी, नमक और जल का मिश्रण है। क्या होता है जब चौक के चूर्ण को जल के साथ मिलाया जाता है? क्या यह समरूप मिश्रण बनाता है? जब नमक और चीनी को जल के साथ मिश्रित किया जाता है तब समरूप मिश्रण बनता है, जबकि चौक के चूर्ण एवं रेत या लकड़ी के बुरादे को जल में मिलाने पर उनके घटक समान रूप से जल में वितरित नहीं होते हैं। ऐसे मिश्रणों को विषम रूप मिश्रण कहा जाता है। चित्र 9.2 का और खा। बच्चों, चित्र 9.2 का देखिए, रेत और जल का मिश्रण ये रहा, और खा में देखिए लकड़ी के बुरादे और जल का मिश्रण ये रहा। ठीक है बच्चों, आइए इन पदार्थों को एक साथ मिश्रित करने के विज्ञान का अन्वेषण करें। 9.1 विलय, विलायक और विलयन क्या है? एक समरूप मिश्रण जैसे कि नमक अथवा चीनी एवं जल का मिश्रण विलयन कहलाता है। जब भी किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव्य के साथ मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तब ठोस घटक को विलय और द्रव्य घटक को विलायक कहा जाता है। विलय विलायक में घुलकर एक विलयन बनाता है। चित्र 9.3। ये देखिए बच्चों, 9.3 ये विलायक में समान रूप से वितरित विलय की व्यवस्था का आवर्धित चित्र है। ठीक है बच्चों, ये विलय है और ये विलायक है। चलिए देखते हैं। विलय और विलायक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? विलयन। ठीक है, ये दोनों मिलके विलयन बनाते हैं। जब दो द्रवों को मिश्रित कर एक विलयन बनाया जाता है तब यह सदैव स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल रहा है। ऐसी स्थिति में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलय कहलाता है एवं अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलायक कहते हैं। हम जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है। क्या गैसों के मिश्रण को भी विलयन माना जाएगा? क्या आपके संज्ञान में है? भारतीय मिठाई गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए अधिक मात्रा में चीनी यानी ठोस को जल यानी द्रव की थोड़ी सी मात्रा में घोला जाता है, तब भी जल को विलायक और चीनी को विलय माना जाता है। चित्र 9.4। विलायक की एक निश्चित मात्रा विलय की कितनी मात्रा घोल सकती है? क्रियाकलाप 9.1। आइए अन्वेषण करें। बच्चों देखें, ये बालक क्या सोच रहा है। क्या होगा यदि हम जल की एक निश्चित मात्रा में नमक को और अधिक मिलाते जाएं? कांच का एक स्वच्छ गिलास लीजिए और उसे जल से आधा भरिए। इसमें 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति तब तक विलोडित कीजिए
जब तक कि वह पूर्णतया घुल ना जाए। बच्चों, विलोडित का मतलब होता है उसको चम्मच से हिलाना या घोलना। ठीक है। चित्र 9.5। ये देखिए बच्चों, ये है चित्र 9.5। असंतृप्त विलयन है ये। आइए देखते हैं इसमें। इसी जल में एक और चम्मच भरकर नमक को धीरे धीरे डालिए और उसे विलोडित कीजिए। अवलोकन कीजिए कि नमक पूर्णतया घुलना बंद होने के पूर्व आप कितने चम्मच और नमक डाल सकते हैं। तालिका 9.1 में अपने अवलोकनों को अंकित कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये तालिका है। जल में नमक का घुलना, ली गई नमक की मात्रा छोटा चम्मच ये 1 है। अवलोकन क्या है, नमक घुल जाता है, नमक नहीं घुलता। मान लीजिए आपने 1 चम्मच डाला तो नमक क्या है, नमक घुल जाता है, तो यहां आप लिख दीजिए घुल जाता है। ठीक है। अब आपने दूसरा चम्मच डाला, ये भी घुल जाता है। तीसरा डाला, ये भी घुल जाता है। चौथा डाला, ये भी घुल जाता है। लेकिन जब आपने 5वां चम्मच डाला तो वो नहीं घुलता। बच्चों, एक समय के पश्चात नमक घुलना बंद हो जाता है। और ऐसा क्यों है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। चर्चा के कुछ बिंदु। आप कितने चम्मच नमक जल में घोल पाए इससे पहले कि घोल में नमक का कुछ अंश अघुलनशील रह जाए, यानी कि घुल नहीं पाए। यह जल की नमक घोलने की क्षमता के विषय में क्या इंगित करता है। आपने देखा होगा कि प्रारंभ में नमक जल में पूर्णतया घुलकर एक विलयन बनाता है। कुछ और चम्मच नमक डालने के पश्चात एक अवस्था ऐसी आती है जब डाला गया नमक पूर्णतया नहीं घुलता है और तब अघुलनशील नमक सतह पर बैठ जाता है। यह दर्शाता है कि जल में अब और नमक नहीं घुल सकता, क्योंकि उसकी नमक घोलने की क्षमता समाप्त हो गई है। वह विलयन जिसमें दिए गए किसी तापमान पर और अधिक विलय घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है, जो कि आपने 9.5 में पहले ही देख लिया है। परंतु जब विलय घुलना बंद कर देता है और तली पर बैठना आरंभ हो जाता है, तब उस विशिष्ट तापमान पर वह विलयन एक संतृप्त विलयन कहलाता है। 9.6 में देखिए बच्चों, ये रहा चित्र 9.6। असंतृप्त विलयन ये विलयन है, ये अघुलनशील नमक है जो अब नहीं घुल रहा है। किसी विलयन यानी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा के आधार पर उसे तनु विलयन यानी विलय की कम मात्रा या सांद्र विलयन यानी विलय की अधिक मात्रा कहा जा सकता है। तनु और सांद्र सापेक्ष पद है। अतः क्रियाकलाप 9.1 से कहा जा सकता है कि 1 चम्मच नमक घोलने से प्राप्त विलयन 2 या 2 से अधिक चम्मच नमक घोलने से प्राप्त विलयन की तुलना में तनु होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अधिक सांद्रित यानी कि 100 मिलीलीटर जल में 2 चम्मच नमक या 50 मिलीलीटर जल में 4 चम्मच नमक को घोलकर बनाया गया विलयन। किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा 100 मिलीलीटर में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी घुलनशीलता या विलयता कहते हैं। क्या तापमान किसी विलय की विलयता को प्रभावित करता है? आइए ज्ञात करें। 9.2.1 किसी विलय की विलयता को तापमान कैसे प्रभावित करता है। क्रियाकलाप 9.2 आइए प्रयोग करें। निदर्शन क्रियाकलाप। कांच के एक बीकर में लगभग 50 मिलीलीटर जल लीजिए और प्रयोगशाला ताप माप यानी थर्मामीटर का उपयोग करके उसका तापमान माप लीजिए, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस। 1 चम्मच नमक भरकर बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में मिलाइए और उसे तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह पूर्णतया घुल न जाए। विलोडित करते हुए थोड़ी मात्रा में और बेकिंग सोडा मिलाते रहिए जब तक कि बीकर की तली पर कुछ अविलीन बेकिंग सोडा शेष न रह जाए। अब इसे विलोडित करके 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए। चित्र 9.7 जल में बेकिंग सोडा का घोलना। देखिए बच्चों, जल में बेकिंग सोडा घोलना, ये देखिए आप देख रहे हैं इस सेटअप को। इस अविलीन बेकिंग सोडा का क्या होता है, आप देखेंगे कि इस तापमान पर यह घुल गया है। इस तापमान पर विलोडित करते हुए और अधिक बेकिंग सोडा मिलाते रहिए जब तक कि कुछ ठोस बेकिंग सोडा अविलीन न रह जाए।
इसे पुनः विलोडित करते हुए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं? अविलीन बेकिंग सोडा घुल जाता है। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल की तुलना में 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल में अधिक बेकिंग सोडा घुलता है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल में घुले बेकिंग सोडा की मात्रा और भी कम होती है। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश पदार्थों की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक विशिष्ट तापमान पर संतृप्त विलयन तापमान में वृद्धि करने पर असंतृप्त विलयन की भांति व्यवहार करता है। हमारी वैज्ञानिक परंपरा। भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय संरूपणों के निर्माण हेतु जल का उपयोग मुख्यतः विलायक के रूप में किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियों के हाइड्रो एल्कोहलिक सत्व का उपयोग करके औषधि संरूपण बनाए गए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में औषधि संरूपण में विलायक के रूप में तेल, घी, दूध और अन्य पदार्थों के उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। इन पदार्थों के उपयोग से औषधियों के चिकित्सकीय लाभों को प्राप्त करने में सहायता मिली है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं वैज्ञानिक परिचय। वैज्ञानिक परिचय। असीमा चटर्जी ने औषधीय पौधों पर कार्य करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की? असीमा चटर्जी को अपस्मार रोधी यानी एंटी एप्टिलेटिक और मलेरिया रोधी औषधियों के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने औषधीय पौधों से महत्वपूर्ण यौगिकों का सत्व निकालने और पृथक करने के लिए व्यापक रूप से विलायकों एवं विलयनों का उपयोग किया। असीमा चटर्जी ने विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की और जानकी अम्माल के बाद वे ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। वे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी तथा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए बच्चों, देखते हैं ये बालिका क्या सोच रही है। क्या गैसें भी जल में घुलती हैं? 9.3 गैसों की विलयता। ऑक्सीजन सहित अनेक गैसें जल में घुलती हैं। ऑक्सीजन गैस जल में सीमित मात्रा में घुलती है। यद्यपि जल में यह अल्प मात्रा में ही विद्यमान होती है, तब भी यही घुली हुई ऑक्सीजन पौधों, मछलियों और अन्य जीवों सहित समस्त जलीय जीवन को बनाए रखती है। जल में गैसों का यह मिश्रण समरूप है या विषम रूप? यह एक समरूप मिश्रण है क्योंकि गैसें जल में समान रूप से घुलती हैं। क्या तापमान द्रव में गैसों की विलयता को भी प्रभावित करता है? यदि हाँ, तो कैसे? ऐसा देखा गया है कि गैसों की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ सामान्यतः घटती है। ठंडे जल में अधिक ऑक्सीजन घुल सकती है, जिससे जलीय जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा सुनिश्चित होती है। चित्र 9.8। ये देखिए बच्चों, जलीय प्रजातियां। दूसरी ओर जब जल गर्म होता है तब ऑक्सीजन की विलयता घट जाती है। देखें ये बालक क्या कह रहा है। अब मैं समझा कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, समरूप एवं विषम रूप। समरूप मिश्रणों को विलयन कहते हैं और उनके घटक पृथक रूप से दृश्यमान नहीं होते हैं। विषम रूप मिश्रणों में घटक या तो नग्न आंखों से या किसी अवधरक युक्ति के माध्यम से देखे जा सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ विषम रूप मिश्रणों जैसे कि जल में बुरादे वाले मिश्रण में बुरादा तैरता है, जबकि रेत और जल के मिश्रण में रेत डूब जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है। 9.4 वस्तुएं जल में तैरती या डूबती क्यों हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं। चित्र 9.9। ये देखिए बच्चों, इसमें कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं। देखिए ये पेंसिल, ये पेन और ये कागज से बना हुआ क्राफ्ट, ये सेब और ये बॉल वगैरह ये जल में तैर रही हैं। लेकिन देखिए ये पिन है, ये पत्थर है और ये जो चम्मच है, ये चाबी है, ये जल में डूब गई हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चावल धोते समय उसमें उपस्थित भूसी के कण जल की सतह पर तैरते हैं, जबकि चावल पात्र की तली पर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि आप जल में तेल डालेंगे तो वह जल पर तैरने लगता है। प्राय यह माना जाता है कि जो वस्तुएं किसी द्रव में तैरती हैं वे हल्की होती हैं और जो वस्तुएं डूब जाती हैं वे द्रव से भारी होती हैं।
यदि लकड़ी की एक छड़ी और लोहे की एक छड़ी एक समान आकार की हो, तब भी लोहे की छड़ बहुत भारी प्रतीत होती है। जब हम कहते हैं कि लोहा लकड़ी से भारी है, तो हम एक विशेष गुण यानी कि घनत्व का उल्लेख कर रहे हैं, जो किसी वस्तु के भारीपन का वर्णन करता है। टिप्पणी: किसी पदार्थ का घनत्व ही एकमात्र कारक नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि वह किसी विशिष्ट द्रव में तैरेगा या डूबेगा। आइए आगे खोज करें। 9.5 घनत्व क्या है? एक भीड़ से भरी बस की कल्पना कीजिए, जहां बहुत से व्यक्ति एक साथ बस में उपस्थित हैं, तो यह उच्च घनत्व का उदाहरण होगा। यदि बस में गिने चुने व्यक्ति उपस्थित हों, तो यह कम घनत्व का उदाहरण होगा। इसी प्रकार एक वन जहां वृक्ष एक दूसरे के समीप उगते हैं, उसे सघन वन कहा जाता है। चित्र 9.10 का, जबकि यदि वृक्ष एक दूसरे से बहुत दूर हो, चित्र 9.10 का, तो इसे निम्न सघन वन कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, चित्र 9.10 का सघन वन है और ये चित्र 9.10 का निम्न सघन वन है, यानी कि ये घने हैं और ये कम घने वन है। वैज्ञानिक घनत्व को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए ज्ञात करें। हमने सीखा कि पदार्थ वह होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान आयतन घेरता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में विद्यमान द्रव्यमानों को घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ के घनत्व को निम्नलिखित गणितीय सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये गणितीय सूत्र है, घनत्व होता है बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है बच्चों, पदार्थ का घनत्व उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, यद्यपि यह तापमान और दाब पर निर्भर करता है। दाब मुख्यतः गैसों के घनत्व को प्रभावित करता है, जबकि ठोस पदार्थों और द्रवों पर इसका प्रभाव नगण्य होता है। घनत्व को व्यक्त करने के मात्रक द्रव्यमान और आयतन के मात्रकों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आपने सीखा है कि द्रव्यमान के आयतन के एसआई मात्रक क्रमशः किलोग्राम यानी केजी और घन मीटर यानी कि एम क्यूब है। अतः घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है, जिसका संक्षिप्त रूप के देखिए बच्चों, ये केजी किलोग्राम है, किलोग्राम बटा एम क्यूब यानी घन मीटर है। द्रवों के संदर्भ में सुविधा के लिए घनत्व के एक अन्य मात्रक भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे ग्राम प्रति मिलीलीटर, जिसे संक्षिप्त रूप में जी बटे एम एल यानी कि ग्राम बटा मिलीलीटर लिखा जाता है, और ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जिसे संक्षिप्त रूप में जी बटे सी एम क्यूब लिखा जाता है। घनत्व के लिए रूपांतरण गुणक 1 किलोग्राम बटा एम क्यूब बराबर 1000 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ग्राम बटे 1000 लीटर बराबर 1 ग्राम बटे लीटर बराबर 1 ग्राम बटे 1000 मिलीलीटर बराबर 1 ग्राम बटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कक्ष के तापमान पर जल के 1 मिलीलीटर का द्रव्यमान लगभग 1 ग्राम होता है। जल के द्रव्यमान को मापने के लिए हम प्रायः आयतन को ml में और द्रव्यमान को g में लेते हैं। अतः 10 ml जल लगभग 10 ग्राम होगा। इसी प्रकार से 100 ml जल लगभग 100 ग्राम होगा। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम के किसी टुकड़े का द्रव्यमान 27 ग्राम है और उसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व 2.7 g बटा सेंटीमीटर क्यूब होगा। अतः ये कहा जा सकता है कि जल की अपेक्षा एल्यूमिनियम का घनत्व 2.7 गुना अधिक है। हम इस तथ्य को यह कहकर व्यक्त करते हैं कि जल के सापेक्ष एल्यूमिनियम का आपेक्षित घनत्व 2.7 है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं है। जल के सापेक्ष किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व होगा बराबर उस पदार्थ का घनत्व बटा उस तापमान पर जल का घनत्व। वैज्ञानिकों की भांति सोचें। क्या आपने ध्यान दिया है कि घी या तेल के कुछ पैकेटों पर आयतन 1 लीटर चिन्ह होता है, परंतु भार केवल 910 ग्राम होता है। चित्र 9.11 इसमें हमें तेल के घनत्व के विषय में क्या ज्ञात होता है? क्या यह जल के घनत्व से कम है या अधिक? बच्चों, यह चित्र ध्यान पूर्वक देखिए। चित्र 9.11 तेल की बोतल है। यहां ध्यान से देखिए, यहां 1 लीटर लिखा है और यहां पर भार क्या है? 910 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9.5.1 घनत्व का निर्धारण
किसी वस्तु के घनत्व का निर्धारण उसके द्रव्यमान और आयतन की माप द्वारा किया जा सकता है। द्रव्यमान कैसे मापें? आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में पद द्रव्यमान के विषय में सीखा। किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है। वस्तु का द्रव्यमान मापने का उपकरण तुला कहलाता है। आपने दुकानदारों को विभिन्न प्रकार की तुलाओं का उपयोग करते हुए देखा होगा। यहाँ हम द्रव्यमान मापने के लिए एक अंकीय यानी डिजिटल भार तुला का उपयोग कर रहे हैं। आपने बल का अन्वेषण अध्याय में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का भार और द्रव्यमान परस्पर संबंधित होता है। आप निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा द्रव्यमान माप सकते हैं। क्रियाकलाप 9.3, आइए मापन करें। बच्चों ये देखिए, यह अंकीय भार तुला है, यानी कि ये तराजू है, डिजिटल तराजू जिसे कहते हैं हम, चित्र 9.12 का। और आगे देखते हैं अंकीय भार तुला। बच्चों अंकीय भार तुला यानी कि डिजिटल जो आपका तराजू होता है उसे कहा जाता है। अंकीय भार तुला का स्विच ऑन करें। अंकीय भार तुला प्रदर्श पर प्रारंभिक पाठ्यांक का अवलोकन कीजिए। उसे 0 पाठ्यांक प्रदर्शित करना चाहिए। यदि नहीं तो हमें आधे भार को दबाकर या बटन का पुनः नियोजन कर उसे 0 पर लाना चाहिए। चित्र 9.12 का। ये देखिए जैसे 0 पर है। पलड़े पर एक शुष्क एवं स्वच्छ वॉच ग्लास या चिकना कागज रखिए। अंकीय भार तुला का पाठ्यांक अंकित कीजिए। आधे भार को दबाकर या बटन का पुनः नियोजन कर अंकीय भार तुला का पुनः नियोजन कीजिए, जैसा कि चित्र 9.12 खा में दर्शाया गया है। ये देखिए, इसको दोबारा से नियोजन किया जा रहा है, इसे दोबारा से किया जा रहा है। 9.12 खा। वॉच ग्लास रखने के पश्चात तुला को 0 पर लाएं। ठीक है बच्चों, इसको दोबारा 0 पे लाया गया। अब सावधानी पूर्वक ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर को वॉच ग्लास पर रखिए। चित्र 9.12 ग। ये देखिए ग पे देखिए पत्थर को रखा गया है। तुला पर प्रदर्शित पाठ्यांक अंकित कीजिए जो पत्थर का द्रव्यमान दर्शा रहा है, जैसे कि 16.400 ग्राम, 16.400 ग्राम, है नहीं, 16 किलो 400 ग्राम। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य प्रकार की तुला का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों टिप्पणी। टिप्पणी में क्या है? किसी द्रव्य का द्रव्यमान वॉच ग्लास के स्थान पर बीकर रखकर तथा उसमें वांछित मात्रा में द्रव्य डालकर मापा जा सकता है। एक सोपान ऊपर चलते हैं। जैसा कि अध्याय 5 में उल्लिखित है कि दैनिक वार्तालाप में द्रव्यमान और भार शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर लिया जाता है, परंतु विज्ञान में इनके अर्थ भिन्न हैं और इससे कभी कभी भ्रम भी हो सकता है। किसी वस्तु या पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान है। इसके मात्रक ग्राम यानी कि जी और किलोग्राम के जी है, और दूसरी ओर भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु या किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह न्यूटन यानी एन में मापा जाता है। वस्तुतः अधिकांश तुला भार मापते हैं। चित्र 9.13 में दर्शाए अनुसार द्विपलड़े युक्त तुलाओं के अतिरिक्त परंतु उनके मापन द्रव्यमान मात्रकों में अंकित होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अतः ये ग्राम या किलोग्राम में मान दर्शाते हैं। चित्र 9.12 गा। ये देखिए चित्र 9.12 गा में अंकीय तुला पर किसी ठोस वस्तु का तोलना, ये देखिए भार दर्शा रहा है पत्थर का। अब आगे की ओर चलते हैं। ये चित्र ध्यान से देखिए बच्चों, ये चित्र 9.13 है। दुई पलड़े युक्त तुला। यहाँ पे देखिए 2 पलड़े हैं, यहाँ और यहाँ। ये हुक है, ये पलड़ा है और ये संकेतिक है। आगे का देखते हैं बच्चों, आयतन कैसे मापें। किसी ट्रेटा पैक पर लिखा है कि इसमें 200 मिलीलीटर छाछ है। चित्र 9.14। इसका क्या अर्थ है? ये देखिए इसमें लिखा है 200 मिलीलीटर और क्या है? छाछ। आपने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में पढ़ा कि आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है। आप यह भी जानते हैं कि आयतन SI मात्रक घन मीटर है जिसे मीटर क्यूब लिखा जाता है। यह उस घन का आयतन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर होती है। छोटी वस्तुओं का आयतन प्रायः घन डेसीमीटर यानी DM क्यूब या घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। 1 सेंटीमीटर घन को 1 cc में लिखा जाता है। द्रव्यों का आयतन
लीटर यानी एल में व्यक्त किया जाता है, जो 1 डीएम क्यूब के तुल्य होता है। 1 लीटर का सामान्यतः प्रयुक्त उपगुणक मिलीलीटर एमएल होता है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के तुल्य है। द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्रयुक्त सामान्य उपकरणों में से एक उपकरण मापक सिलेंडर है। यह एक संकीर्ण पारदर्शी बेलनाकार पात्र होता है जिसका एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद होता है, जैसा कि चित्र 9.15 में दर्शाया गया है। बच्चों ये देखिए चित्र 9.15, विभिन्न क्षमताओं के मापक सिलेंडर, ये अलग अलग क्षमता के हैं। ये देखिए, ये छोटा है, छोटे से बड़ा। आगे सिलेंडर की पारदर्शी सतह पर चिन्ह अंकित होते हैं जो मापक सिलेंडर में द्रव्य का आयतन दर्शाते हैं। हम किसी द्रव्य की वांछित मात्रा मापने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आयतन मापने हेतु मापक सिलेंडर विभिन्न परिमाणों में 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर इत्यादि में उपलब्ध हैं। चित्र 9.15 ये रहे सारे। ये मापक सिलेंडर कितनी यथार्थता से माप कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें। चलिए आगे का देखते हैं। क्रियाकलाप 9.4, आइए प्रेक्षण कर परिकलन करें। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 6 ताप एवं उसका मापन में आपने सीखा कि तापमापी का उपयोग कैसे करें और इसका सबसे छोटा पाठ्यांक कैसे ज्ञात करें। आप मापक सिलेंडर के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। एक मापक सिलेंडर लीजिए और उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं को लिखिए। यह अधिकतम कितना आयतन माप सकता है। अब ध्यानपूर्वक मापक सिलेंडर चित्र 9.16 को देखिए। बच्चों मापक सिलेंडर को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये चित्र 9.16 है। आप देख ही रहे हैं मापक सिलेंडर ये कितना बड़ा है। आगे देखते हैं। सिलेंडर पर 100 मिलीलीटर अंकित है, अतः ये 100 मिलीलीटर तक आयतन माप सकता है। यह न्यूनतम कितना आयतन माप सकता है। मापक सिलेंडर को पुनः देखिए। हम मापक सिलेंडर को पुनः देख रहे हैं। बच्चों ये देखिए, ये मिलीलीटर में है। ये 100 मिलीलीटर तक माप सकता है और कम से कम न्यूनतम कितना 10 और 10 से भी कम हो सकता है। ये देखिए चिन्ह लगे हुए हैं, 5 भी हो सकता है। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंकित आयतन में कितना अंतर है। उदाहरण के लिए 10 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर के बीच। दो बड़े चिन्हों के मध्य कितने छोटे प्रभाग हैं। एक छोटा प्रभाग कितना आयतन इंगित करता है। मापक सिलेंडर द्वारा पढ़ा जा सकने वाला न्यूनतम आयतन है। ये देखिए इसमें न्यूनतम आयतन कितना लिखा हुआ है, 10 मिलीलीटर, जो कि मापक सिलेंडर में अंकित है। तो इसे आप यहाँ लिखेंगे 10 मिलीलीटर है। चित्र 9.16 में दर्शाए गए मापक सिलेंडर में 10 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर के मध्य या 40 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर के मध्य आयतन अंतर 10 मिलीलीटर है। इन चिन्हों के बीच प्रभागों की संख्या 10 है, इसलिए एक छोटे प्रभाग को 10/10 यानी कि 1 मिलीलीटर पढ़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि इस मापक सिलेंडर द्वारा पढ़ा जा सकने वाला न्यूनतम मान 1 मिलीलीटर है। किसी मापक सिलेंडर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम मात्रा मापक सिलेंडर की क्षमता पर निर्भर करती है। सामान्यतः 10 मिलीलीटर या 25 मिलीलीटर की क्षमता के छोटे मापक सिलेंडरों में यह 0.1 मिलीलीटर होती है। 100 मिलीलीटर के मापक सिलेंडर में यह 1 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर के मापक सिलेंडर में 2 मिलीलीटर होती है और 500 मिलीलीटर के मापक सिलेंडर में 5 मिलीलीटर होती है। मान लीजिए हम 70 मिलीलीटर जल लेना चाहते हैं। यदि हम 50 मिलीलीटर के मापक सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो एक बार में 70 मिलीलीटर जल को मापना संभव नहीं होगा। पहले हमें 50 मिलीलीटर तक मापना होगा, तत्पश्चात 20 मिलीलीटर जल। एक से अधिक चरणों में आयतन मापना असुविधाजनक है। दूसरी ओर यदि 250 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर के मापक सिलेंडर का उपयोग किया जाए तो मापन एक चरण में किया जा सकता है, परंतु यथार्थता घट जाएगी क्योंकि ये मापक सिलेंडर जितना न्यूनतम आयतन माप सकते हैं वह 100 मिलीलीटर के मापन सिलेंडर से अधिक है। अतः इस मापन हेतु 100 मिलीलीटर का मापक सिलेंडर ही सबसे अच्छा विकल्प है। क्रियाकलाप 9.5, आइए 50 मिलीलीटर जल मापें। किसी समतल सतह पर एक स्वच्छ एवं शुष्क मापक सिलेंडर रखिए। चित्र 9.17 में दर्शाए अनुसार मापक सिलेंडर में अपेक्षित चिन्ह तक धीरे धीरे जल डालिए। यदि आवश्यक हो तो मापक सिलेंडर में बिंदुपाती यानी ड्रॉपर का उपयोग करके
जल की थोड़ी मात्रा डालकर या निकालकर जल का स्तर समायोजित कीजिए। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मापक सिलेंडर के अंदर जल का एक वक्र पृष्ठ होता है। इस वक्र पृष्ठ को नवचंद्रक यानी कि मेनिस्कस कहते हैं। चित्र 9.18 में दिखाया गया है। तो बच्चों देखते हैं चित्र 9.18। ये रहा, देखा आपने बच्चों, ये है नवचंद्रक। जल या अन्य रंगहीन द्रवों के लिए मापक सिलेंडर पर उस चिन्ह को पढ़िए जैसा कि चित्र 9.18 में दर्शाया गया है। बच्चों ये देखिए, इस चित्र में क्या क्या मापक है? 40 है, 50 है, 60 है मिलीलीटर। चलिए आगे देखते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि पाठ्यांक पढ़ते समय आपकी आंखें नवचंद्रक के तल की सीध में हो, जैसा कि चित्र 9.18 में दर्शाया गया है। आपकी आंखें इस प्रकार होनी चाहिए, सीध में। ठीक है बच्चों, एक बार जल अपेक्षित स्तर जैसे 50 मिलीलीटर तक पहुंच जाए, इसके पश्चात इस जल को वांछित पात्र में स्थानांतरित कीजिए। रंगीन द्रवों के लिए मापक सिलेंडर का पाठ्यांक नवचंद्रक के ऊपरी भाग के साथ सीध में होना चाहिए। देखें यह बालिका क्या कह रही है। मुझे आश्चर्य है कि रंगीन द्रवों का स्तर कैसे मापा जाता है। नियमित आकार की ठोस वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना। क्रियाकलाप 9.6। आइए परिकलन करें। घनाभ आकृतियों की विभिन्न वस्तुएं जैसे अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक, जूते का डिब्बा या पासा एकत्रित कीजिए। मापक का उपयोग करके वस्तुओं की लंबाई, देखिए बच्चों लंबाई को किससे प्रदर्शित किया गया है? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एल से। चौड़ाई W और ऊंचाई H मापिए। मान लीजिए कि अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके आयतन का परिकलन कीजिए। आयतन क्या है? L गुणा W गुणा H। L क्या है? लंबाई, और W क्या था? चौड़ाई, और H क्या है? H है ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन होगा 25 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई, और 18 सेंटीमीटर है चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर है ऊंचाई। तीनों को हमने गुना कर लिया, आया 900 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है बच्चों? घन है। इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक में अंकित कीजिए। अनियमित आकार की वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है जैसे पत्थर जिसकी कोई नियमित आकृति नहीं है। इसका घनत्व ज्ञात करने के लिए मुख्य चुनौती इसका आयतन ज्ञात करना है। आइए सीखें कि अनियमित आकृति के ठोस का आयतन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। क्रियाकलाप 9.7। आइए मापन करें। अपने आसपास के विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीजिए जैसे पत्थर, धातु की चाबियां आदि। एक मापक सिलेंडर को किसी वांछित आयतन जैसे 50 मिलीलीटर, देखिए चित्र 9.19 का तक जल से भरिए तथा प्रारंभिक आयतन को तालिका 9.2 में अंकित कीजिए। ये बच्चों तालिका है। किसी वस्तु जैसे कि पत्थर को धागे से बांधिए और धीरे से उसे मापक सिलेंडर में लटकाइए। आप क्या देखते हैं? जल स्तर के ऊंचा उठने के पश्चात अंतिम आयतन को लिखिए। मान लीजिए 55 मिलीलीटर, जैसा कि चित्र 9.19 खा में दर्शाया गया है। मापक सिलेंडर से वस्तु को डालने के पश्चात प्रारंभिक आयतन को अंतिम आयतन में घटा दीजिए, अतः प्राप्त मान ही वस्तु का आयतन है। अपने अवलोकनों को तालिका 9.2 में लिखिए। इस क्रियाकलाप में धागे का आयतन नगण्य माना गया है। बच्चों ये देखिए, ये अनियमित आकार की वस्तुओं का आयतन है। क्रम संख्या लिखी गई है 1 2 3। वस्तु पत्थर, धातु की चाबी व अन्य है। मापक सिलेंडर में जल का प्रारंभिक आयतन देखिए पत्थर का 50 मिलीलीटर है। मापक सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन 55 मिलीलीटर है। मापक सिलेंडर में जल का विस्थापित आयतन ये ख और का 5 मिलीलीटर है। वस्तु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसी तरह आपको धातु की चाबी का करना है, और भी आप कोई चीज एक ले सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं टिप्पणी। आयतन के मान मिलीलीटर मात्रकों में प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें ठोस पदार्थों के लिए समतुल्य इकाई मात्रक यानी कि सेंटीमीटर क्यूब घन में लिखा जा सकता है। हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के द्रवों और ठोस पदार्थों के द्रव्यमान और आयतन को मापना सीखा है।
इन राशियों का उपयोग किसी वस्तु अथवा पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। आइए घनत्व का परिकलन करें। निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर घनत्व परिकलित किया जा सकता है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए बच्चों, द्रव्यमान 16.400 ग्राम और आयतन है 5 सेंटीमीटर घन, बराबर दोनों को जब हमने हल किया तो हमारा उत्तर आया 3.28 ग्राम बटे सेंटीमीटर घन। आइए आगे देखते हैं बच्चों, आइए गहन अध्ययन करें। क्या आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी अनेक परतों जैसे कि भूपर्टी, ऊपरी प्रावार, अधः प्रावार, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड से मिलकर बना है। तो आप ये जैसा कि देख रहे हैं चित्र 9.20 में पृथ्वी की परतें, ये सबसे ऊपर वाली है भूपर्टी, उसके अंदर अगली आती है ऊपरी प्रावार, इसके अंदर ये ऑरेंज कलर संतरी रंग में आ रही है अधः प्रावार, और ये पीले रंग में है बाहरी क्रोड, और ये हल्के हरे रंग में है आंतरिक क्रोड, जिनमें से प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट घनत्व है। इसकी बाह्यतम परत को भूपर्टी कहा जाता है, यह सबसे हल्की होती है। इसके साथ ही जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं विभिन्न परतों के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। चित्र 9.20, ये देखिए हमने चित्र पहले ही देख लिया है। जैसे ही पृथ्वी की गहराई में जाते हैं दाब और तापमान दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होने से पदार्थ भारी और अधिक सघन हो जाते हैं। क्या आपके संज्ञान में है? प्राचीन समय में बड़े जहाजों के आविष्कार से पूर्व लोग नदियों और समुद्रों की यात्रा करने के लिए बांस और लकड़ी के लट्ठों का उपयोग किया करते थे। चित्र 9.21, ये देखिए चित्र में बांस की चाटी जल पर तैरती है। ये जो बनाया गया है इसे कहा जाता है बांस की चाटी। बांस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्का और खोखला होता है और जल पर सरलता पूर्वक तैरता है। लोग बांस के डंडों को एक साथ बांधकर चाटी यानी कि राफ्ट और छोटी नावें बनाते थे, जो मछली पकड़ने, व्यापार करने और जल निकायों को पार करने के काम आती थी। लकड़ी के लट्ठे विशेषतया मजबूत वृक्षों के लट्ठों को खोखला कर नाव या चाटी यानी कि राफ्ट बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनी ये साधारण नावें विभिन्न स्थानों पर आवागमन हेतु एवं उन स्थानों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण थीं। वर्तमान में भी अनेक क्षेत्रों में बांस या लकड़ी से बनी ऐसी ही पारंपरिक नावों का प्रयोग न केवल परिवहन के लिए अपितु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। 9.5.2 घनत्व पर तापमान का प्रभाव। प्रायः किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी आती है और ठंडा करने पर उसमें वृद्धि होती है। इसका वर्णन अध्याय 7 द्रव्य की कणीय प्रकृति में सीखी गई बातों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे ठोस, द्रव या गैस के कण एक दूसरे से दूर जाने और फैलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। परिणाम स्वरूप आयतन में वृद्धि होती है परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, अतः गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गर्म वायु का घनत्व अपने आसपास की ठंडी वायु से कम होता है और इसीलिए यह ऊपर की ओर उठती है। इसी सिद्धांत पर गर्म वायु का गुब्बारा भी कार्य करता है। चित्र 9.22, ये देखिए बच्चों इस चित्र में गर्म वायु के गुब्बारों का ऊपर उठना। 9.5.3 घनत्व पर दाब का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था के आधार पर दाब घनत्व को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। गैसीय अवस्था में दाब में की गई वृद्धि कणों को एक दूसरे के निकट लाती है। परिणाम स्वरूप गैस का आयतन घटता है और उसके घनत्व में वृद्धि होती है। द्रवों में दाब का प्रभाव कम होता है क्योंकि वह लगभग असंपीड्य होते हैं। हमने द्रव्य की कणीय प्रकृति अध्याय में पढ़ा है कि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के अति निकट होते हैं। अतः जब दाब आरोपित किया जाता है तो ठोस पदार्थों का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। द्रवों की अपेक्षा ठोस दाब से कम प्रभावित होते हैं और उनके घनत्व में परिवर्तन सामान्यतः नगण्य होता है। क्या आपके संज्ञान में है? बर्फ जल पर क्यों तैरती है? बर्फ जल पर इसलिए तैरती है क्योंकि यह द्रवित जल की अपेक्षा हल्की होती है। चित्र 9.23 जल का एक विशेष गुणधर्म है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का भार अधिकतम होता है
जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है। जल के कण स्वयं को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि वे अधिक स्थान घेरते हैं। इस प्रक्रम को हम विस्तारण कहते हैं, क्योंकि समान मात्रा का जल अब अधिक आयतन का है, इसका घनत्व घट जाता है। परिणाम स्वरूप द्रवित जल की अपेक्षा बर्फ हल्की हो जाती है और जल की सतह पर तैरने लगती है। झीलों और महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्फ जब जल पे तैरती है तब यह सतह पर एक परत बनाती है, जिससे उसके नीचे का जल हल्का गर्म रहता है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम में भी मछलियां और अन्य जीवधारी जीवित रह पाते हैं। वैज्ञानिक की भांति सोचें। कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें नल से जल भरिए। सावधानी पूर्वक एक पूर्ण कच्चा अंडा जल में डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि अंडा गिलास की तली तक डूब जाता है। चित्र 9.24। ये देखिए बच्चों, अंडा तली में डूब गया है। आप इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे अंडा जल में डूबने की अपेक्षा तैरने लगे। इस अध्याय में आपने घनत्व की अवधारणा के विषय में सीखा, जो आंशिक रूप से व्याख्या करता है कि कुछ वस्तुएं क्यों तैरती हैं जबकि अन्य डूब जाती हैं। स्मरणीय बिंदु: जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समरूप मिश्रण बनाते हैं तब विलयन बनता है। किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलकर बनाए गए विलयन में ठोस घटक को विलय तथा द्रव्य घटक को विलायक कहा जाता है। दो द्रवों को मिलाकर बने विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक को विलय तथा दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो और एक निश्चित तापमान पर इससे अधिक विलय उसमें घोला ना जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घुल सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। घुलनशीलता या विलयता विलय की वह अधिकतम मात्रा है जो किसी विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा यानी 100 मिलीलीटर में किसी विशिष्ट तापमान पर घुल सकती है। सामान्यतः तापमान बढ़ने पर द्रवों में ठोस पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ जाती है और गैसों की घुलनशीलता घट जाती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः तौल, तुला और मापक सिलेंडर हैं। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन कहते हैं। सामान्यतः तापमान में वृद्धि के साथ घनत्व कम हो जाता है एवं पदार्थ की अवस्था के आधार पर दाब घनत्व को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने स्मरणीय बिंदु भी पढ़ लिए हैं और ये अध्याय भी हमने समाप्त कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। सो गुड बाय एवरीवन।